आज जो हम बात करने जा रहे हैं ये ईबीएस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, अर्थात मनुष्यों में पोषण। पहले इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है मनुष्यों में पोषण, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। पोषण मनुष्य तो समझते ही है, मनुष्य का मतलब आदमी है ना, और पोषण का मतलब होता है भोजन। पोषण का समान अर्थ भोजन होता है। पोषण का समान अर्थ क्या होता है? भोजन। तो यानी कि कुल मिलाकर के आज हम लोग बात करेंगे कि भोजन हम लोग मतलब मनुष्य में पोषण किस तरह से होता है ना, उसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, किस अंग में कौन सी क्रिया होती है, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो टॉपिक का क्या नाम है? मनुष्यों में पोषण। मनुष्य में भोजन करने से लेकर पाचन तक की प्रक्रिया मुख्य रूप से 5 चरणों में पूरी होती है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मनुष्य में भोजन की जो प्रक्रिया है, तो भोजन करने से लेकर के पचने तक है ना, कितने स्टेप से गुजरना पड़ता है, यानी कि कितने चरण से गुजरना पड़ता है? तो 5 चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि पहला चरण है, सबसे पहले हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण से हम लोग याद रखेंगे अंतर्ग्रहण। क्या याद रखेंगे? है ना, अंतर्ग्रहण याद रखेंगे। और भोजन जब हम लोग ग्रहण करते हैं, इसके बाद उसका क्या होता है? पाचन होता है। इसलिए दूसरा जो प्रोसेस हो जाएगा वो पाचन होगा। अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कहते हैं, और इसको हम इंजेशन कहते हैं। इसके बाद है अवशोषण। अवशोषण में क्या है? अवशोषण का इंग्लिश है एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का जो है एसिमिलेशन, और उत्सर्जन का है इजेशन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मनुष्य में पोषण की कितने चरण हैं? 5 चरण है। बिना देखे एक बार बताओ, पहले देख के ही बताओ। पहले है अंतर्ग्रहण, और जरा थिंक करके इसको बोलो, तब तुमको पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। पहले हम लोग ग्रहण करते हैं, इसलिए अंतर्ग्रहण। दूसरा पाचन होता है। पाचन के बाद क्या होता है कि देखो देखो हम समझा रहे, इधर देखो। जैसे कि पहले हम लोग ग्रहण किए, फिर उसका पाचन हुआ। पाचन के बाद, पचने के बाद क्या होता है कि इसमें से जो निकलता है रस सब, विटामिन सब, खनिज लवण सब, वो क्या करता है? बॉडी जो है सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अवशोषण कर लेता है। तो इसलिए तीसरा क्या हो गया? अवशोषण हो गया। और अवशोषण के बाद जो है, इसके बाद है तुमको स्वांगीकरण। ठीक है, तो इसलिए स्वांगीकरण हो गया। और इसका 5वां जो है वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि शरीर से हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाना, उसी को हम कहते हैं उत्सर्जन। ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोग समझ चुके हैं कि मनुष्य में पोषण के कितने चरण हैं? 5 चरण है। और वो कौन कौन से चरण है? सबसे पहले अंतर्ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, स्वांगीकरण है, और इसके बाद उत्सर्जन है। और हमने बारी बारी से सारे चरणों के बारे में भी बता ही दिए हैं, लेकिन फिर से एक बार हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंतर्ग्रहण पर। किस पर बात करते हैं? अंतर्ग्रहण पर। अंतर्ग्रहण में क्या है? भोजन प्राप्त तथा ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। भोजन प्राप्त करने और उसे ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण करने कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। ठीक है, ये प्रक्रिया मुख से शुरू होती है। ये जो प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि भोजन करने की प्रक्रिया या ग्रहण करने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से होती है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? तो भोजन को प्राप्त करने और उसे ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम लोग अंतर्ग्रहण कहते हैं। इसके बाद है पाचन के बारे में। तो पाचन का अंग्रेजी क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो भोजन में पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट्स जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। भोजन में पोषक तत्व जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। जटिल का मतलब होता है, जैसे कि सरल का ऑपोजिट होता है जटिल, है ना। तो जटिल का मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं, मतलब कोई साधारण नहीं, है ना, थोड़ा कुछ, हाँ, ये उसको हम ये कह सकते हैं, मतलब समान रूप से वो प्रोसेस नहीं हो करके थोड़ा मतलब कुछ कठिन होता है वो प्रोसेस, पचना।
ठीक है। अगर मान के चलो कि भोजन कर लो और कुछ अवैध तरीके से, मतलब कि कुछ गलत तरीके से अगर सो जाओ, या गलत तरीके से मतलब कि कोई मतलब क्रिया करने लगो, कोई काम करने लगो, तो क्या मतलब पता चलता है कि खाना अपच हो जाता है। मतलब क्या है कि अगर सामान्य होता, अगर आसानी से पच जाता, तो हम लोग वहां पर कहते हैं कि पाचन एक सरल प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे कि पाचन एक सरल प्रक्रिया नहीं है। तो कैसी प्रक्रिया है? ये एक जटिल प्रक्रिया है। वही कह रहा है कि भोजन में पोषक तत्व जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं वो जटिल रूप में उपस्थित होते हैं। पोषक तत्व के जटिल रूप का साधारण पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग पाचन कहते हैं। क्या है क्वेश्चन की पोषक तत्वों के जटिल रूप को, मतलब पोषक तत्व जो हमारे शरीर में होते हैं वो किस रूप में रहते हैं? तो जटिल रूप में रहते हैं। और इस पोषक तत्वों को साधारण पदार्थों में हम बदल देते हैं। इन पोषक तत्वों को हम लोग, इन पोषक तत्वों के जटिल रूप को हम लोग साधारण रूप में बदल देते हैं। और ये जो बदलने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब शरीर में पोषक तत्व किस रूप में रहते हैं? तो जटिल के रूप में रहते हैं। और पोषक तत्वों के इन जटिल रूप को साधारण रूप में जो बदल देते हैं, बदलने की इस प्रक्रिया को हम लोग पाचन कहते हैं। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? मतलब शरीर में पोषक तत्व जो होते हैं वो बहुत ही जटिल रूप में होते हैं, और उस जटिल रूप को यदि हम साधारण रूप में बदल देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब मान के चलो एक बात बताते हैं, जैसे हम मछली खाते हैं, मीट खाते हैं, तो उसमें हम कभी कभी ऐसा भी महसूस करते हैं कि हड्डी को भी खा जाते हैं। लेकिन वो हड्डी तो अंदर में पाचन की क्रिया में क्या होता है कि वो हड्डी जब हम लोग कठिन मतलब पाचन की प्रक्रिया में जब वो भाग लेता है तो जटिल रूप में होता है। फिर जब मलद्वार के माध्यम से मल त्याग होता है तो वो साधारण रूप से हो जाता है ना। तो वही बात कर रहा है कि मनुष्य में पोषक तत्व जो होते हैं वो बड़ी ही जटिल रूप में होते हैं, और इस जटिल पदार्थों को जो हम लोग साधारण रूप में बदल लेते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। और ये पाचन की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है पाचन तंत्र में, ये आपको विभिन्न अंगों के द्वारा संपादित होती है। ये नहीं है कि किसी एक अंग के द्वारा ही ये संपादित हो जाती है, इसमें विभिन्न अंग भाग लेते हैं। किसमें? तो पाचन की प्रक्रिया में। बात समझ में आ गया? इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, अगला चरण है, वो है अवशोषण। और अवशोषण का जो इंग्लिश है वो है एब्जॉर्प्शन। पोषक तत्वों को पाचन के बाद खून में मिलने की प्रक्रिया। पोषक तत्वों को पाचन के बाद, जैसे देखो पहले क्या हुआ, पहले पोषक तत्व था, उसको हम लोग जटिल रूप को तोड़ करके साधारण रूप कर दिए। इसके बाद वह खाना पच भी गया। अब पचने के बाद क्या हुआ कि उसमें से पोषक तत्व निकलते हैं ना, उसमें से विटामिन खनिज लवण सब निकलते हैं ना, और वो किसे मिलता है? वो ब्लड में मिलता है, यानी कि रक्त में मिलता है। तो रक्त में मिलने की जो प्रक्रिया है, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं? अवशोषण कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को हम लोग अवशोषण कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? मतलब भोजन जब पचता है, पचने के बाद जो इसमें से मूल चीज बच जाता है, वो मिल जाता है किसमें? रक्त में मिलता है, और उसे ही हम लोग अवशोषण कहते हैं। अवशोषण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्षुद्रांत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और आंशिक रूप से बृहदांत्र यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में पूरी होती है। यानी कि अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पूरी होती है? तो एक क्षुद्रांत में और दूसरा बृहदांत्र में। यानी कि दो तरह के ये होते हैं, एक स्मॉल होते हैं और एक बड़े होते हैं। मतलब एक छोटे होते हैं और एक बड़े होते हैं। तो क्या क्या चीज है? मतलब कि अवशोषण की प्रक्रिया क्षुद्रांत में और बृहदांत्र में पूरी होती है। किसकी प्रक्रिया कहाँ कहाँ पूरी होती है बताओ? अवशोषण की प्रक्रिया क्षुद्रांत में और बृहदांत्र में पूरी होती है। अब बताओ कि पाचन की प्रक्रिया में जो भोजन भाग लेता है वो किस रूप में? साधारण रूप में कि जटिल रूप में? जटिल रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया हो कि अवशोषण किसे कहते हैं? मतलब पाचन की क्रिया के बाद जो पोषक तत्व शरीर में मिलते हैं या विटामिन सब शरीर में मिल जाते हैं, है ना। हाँ, तो पोषक तत्व ये अब उसको हम लोग अवशोषण कहते हैं। हो गया क्लियर? इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वांगीकरण के बारे में। स्वांगीकरण जिसका कि अंग्रेजी होता है एसिमिलेशन। स्वांगीकरण अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों को, कहने का मतलब सबसे पहले हुआ कि हम लोग ग्रहण किए, ग्रहण के बाद फिर पचा, पचने के बाद फिर उसका अवशोषण हुआ, और अवशोषण के बाद क्या हुआ कि अवशोषण के बाद वो जो पोषक तत्व शरीर में मिला है,
उस पोषक तत्व का शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अवशोषण में क्या हो रहा था कि पचने के बाद जो पोषक तत्व होते थे वो खून में जाकर के मिलते थे, और यहाँ पर जब खून में मिल गया तो फिर उसका क्या होगा, शरीर का वृद्धि और विकास होगा। तो इस वृद्धि और विकास को ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा, अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं के द्वारा होता है। स्वांगीकरण में क्या होता है कि रुधिर वाहिकाओं के द्वारा पोषक तत्व शरीर के विभिन्न पदार्थों में जाता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं उत्सर्जन के बारे में, इजेशन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उत्सर्जन का साधारण अर्थ होता है निकलना होता है। क्या होता है? निकलना। मतलब शरीर से हानिकारक जो पदार्थ निकलते हैं उसको हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अब थोड़ा गौर करो कि तुम जिस भोजन को ग्रहण करती हो, तो भोजन ग्रहण करने के बाद कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शरीर में आसानी से पच जाते हैं, या आसानी से नहीं तो थोड़ा कठिनाई से भी पच जाते हैं, लेकिन पच जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में नहीं पच पाते हैं, और वही पदार्थ जो होता है वो शरीर से बाहर निकल जाता है मलद्वार के माध्यम से, तो हम लोग उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब मान के चलो कि गोली, कोई शीशा का गोली खा लिया बच्चा बाय मिस्टेक, वो गोली उसके शरीर में पचता है? नहीं पचता, तो फिर उसे मलद्वार के माध्यम से वो उत्सर्जन हो जाता है उसका। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि भोजन के पाचन के बाद बिना पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो बता दो एक बार कि मनुष्य में जो पोषण होती है उसके कितने चरण होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? सब अंतर्ग्रहण होता है, दूसरा पाचन होता है, पाचन के बाद उसका अवशोषण होता है, अवशोषण स्वांगीकरण होता है, और इसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये था पोषण के प्रमुख 5 चरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मानव में पाचन, डाइजेशन इन ह्यूमन। मानव में पाचन, भोजन एक सतत नली से गुजरता है। मतलब क्या है कि भोजन जो है हमेशा नली से ही गुजरता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भोजन जैसे यहाँ ग्रहण करते हैं तो एक नली टाइप की है, वो इस नली से ही गुजरता है, जो मुख गुहिका से शुरू होकर गुदा तक जाती है। कहने का मतलब ये है कि भोजन जो है वो मुख गुहा से मतलब नली से गुजरता है, और नली से गुजरते हुए कहाँ तक जाती है? तो वो जाती है मुख गुहा से लेकर के गुदा तक जाती है। गुदा का अंग्रेजी क्या होता है? तो भोजन जो है वो मुख गुहिका से लेकर के वो गुदा तक जाती है। ठीक है, ये गुदा यहाँ पर सही है क्योंकि किडनी का जो होता है हिंदी वो गुर्दा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गुदा लिखा हुआ है। ठीक है, इस नली को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है। कहने का मतलब ये जो नली होता है, जो हम भोजन जो ग्रहण करते हैं और जिस नली के माध्यम से गुजरता है, उस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं हम लोग। जैसे कि पहला है मुख गुहिका, पहला है मुख गुहिका है, दूसरा है ग्रास नली या इसको हम लोग प्रशिका भी कहते हैं, तीसरा है अमाशय, चौथा है क्षुद्रांत जिसको हम लोग छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत को क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। और इसके बाद है बृहदांत्र जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं, जो मलाशय से जुड़ी होती है तथा वह लार्ज इंटेस्टाइन भी कहलाता है। इसके बाद है मलद्वार, मलद्वार को हम लोग गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा कहते हैं। बात समझ में आ गया? मलद्वार को हम लोग गुदा कहते हैं। तो नली को कितने भाग में बांटा गया है? 6 भाग में। और कौन कौन सी नली है? पहला है मुख गुहिका, फिर ग्रास नली है, फिर अमाशय है, इसका छोटी आंत है, इसका बड़ी आंत है, फिर मलद्वार है।
देखो सीरियल से याद करो, याद हो जाएगा। पहले हम लोग मुख में ग्रहण करते हैं, कोहिका हो गया, दूसरा ग्रास नली, ये ग्रास नली हो गया, और ग्रास नली के याद हो गया ये अमाशय में, ये जो पेट है इसको हम लोग अमाशय कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो पेट के माध्यम से ये मुख गुहा है और ये नली है, इसका पेट में चला गया। अब पेट में जाने के बाद फिर क्या आया, तो हाँ मतलब अमाशय ही इसको कहते हैं, स्टोमक मतलब पेट भी कह सकते हैं। इसका छोटी आंत, पहले छोटी आंत होगा फिर बड़ी आंत होगा, ठीक है। इसके बाद मलद्वार, यहाँ पर देख पा रहे हैं ये गुदा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मलद्वार हो गया। तो बात समझ में आ गया। तो बता दूं एक बार फिर से कि मानव में जो पाचन होता है वो पाचन एक नली के माध्यम से होता है, और वो कहाँ तक जाता है, लास्ट कहाँ था, गुदा तक। मुख गुहा से लेकर के गुदा तक जाता है, मुख गोहिका से लेकर के गुदा तक जाता है। और ये जो नली होता है, इस नली को कितने भाग में बांट सकते हैं हम लोग, 6 भाग में। एक है सबसे पहले मुख गोहिका है, दूसरा क्या है, ग्रास नली है, तीसरा क्या है, अमाशय है, अमाशय का छोटी आंत है, फिर क्या है, बड़ी आंत है। इसके बाद हम एनस और यानी कि हम लोग मलद्वार या उसे हम गुदा भी कह सकते हैं। इसके बाद है अमाशय की आंतरिक भित्ति, इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक। मतलब अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पाचक रस स्रावित करती है। कहने का मतलब यह है कि अमाशय की आंतरिक भित्ति जो है, क्षुद्रांत और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय पाचक रस स्रावित करती है। कहने का मतलब यहाँ ये है कि अग्नाशय की जो आंतरिक भित्ति होती है, छोटी आंत जो होता है, बड़ी आंत मतलब छोटी आंत से संबंधित और बड़ी आंत से संबंधित जो कुछ ग्रंथियां होता है, जैसे कि अगर बात करें हम लोग लाला ग्रंथि की बात करें, यकृत की बात करें या पेनक्रियाज की बात करें, इस समय से एक रस निकलता है और उस रस को हम लोग पाचक रस कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि पाचक रस जो निकलता है वो कहाँ कहाँ से निकलता है। तो एक हो गया लाला ग्रंथि, दूसरा हो गया यकृत, नहीं वो नहीं होगा, तीसरा है अग्नाशय, ये नहीं होगा, ये दूसरी बात कर रहा है। कह रहा है कि अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत और आहार नाल से जो जुड़ा हुआ ग्रंथि है। बात समझ में आया, क्या लिखा हुआ कि अमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत और आहार नाल से जितनी भी जुड़ी हुई ग्रंथियां है, उस ग्रंथि में से 2-3 का नाम दे दिया गया है, जैसे कि लाला ग्रंथि है, यकृत है, अग्नाशय है। ये सब आपको पाचक रस निकालने का काम करती है। तो पाचक रस निकालने वाला कौन कौन सा ग्रंथि है, एक हो गया तुमको लाला ग्रंथि, दूसरा हो गया यकृत और तीसरा हो गया अग्नाशय। 3 चीज को याद रखना, एक है लाला ग्रंथि, दूसरा है यकृत और तीसरा है अग्नाशय। ये सब जो है डाइजेस्टिव जूस को निकालता है, यानी कि यह पाचक रस को निकालने का काम करता है। तो बता दो पाचक रस को निकालने के लिए कौन कौन सी ग्रंथि अवेलेबल होती है। लाला ग्रंथि होता है, यकृत होता है और अग्नाशय होता है। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। पाचक रस जो होते हैं मतलब वो जो निकलता था ना, ये से क्या क्या चीज से निकलता था, लाला ग्रंथि से, यकृत से, अग्नाशय से। वो पाचक रस क्या करते हैं, तो जटिल पदार्थ जो हम लोग ग्रहण करते हैं उस पदार्थों को किसे बदल देते हैं, सरल रूप में बदल देते हैं। किसे बदल देते हैं, सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नाल और संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, और ये आहार नाल और ये जो ग्रंथि उससे जो जुड़े हुए होते हैं, ये सब एक तंत्र का निर्माण करते हैं। मतलब कि पाचन तंत्र मतलब मशीन कह सकते हैं हम लोग, उसका वो निर्माण करते हैं। इसके बाद है मुख और मुख गुहिका। क्या है, मुख और मुख गुहिका है। प्रत्येक दांत मसूड़ों के बीच अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट में फंसा होता है। जो भी दांत होते हैं वो मसूड़ों के बीच में एक सॉकेट टाइप पर बना हुआ आता है। सॉकेट हम लोग साधारण भाषा में समझो कि मतलब एक फंसाने वाला एक मतलब एक खांच जिसको हम लोग कह सकते हैं, उस खांच में दांत अटका हुआ होता है, ठीक है ना। तो सभी दांत क्या होते हैं, कहाँ पर अटके हुए होते हैं, मसूड़ा के बीच में, है ना। मसूड़ों के बीच में अलग अलग गर्तिका यानी कि सॉकेट के बीच में फंसा होता है। इसके बाद हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है, यानी कि लाला ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, देखो पान खाते हो तो मुंह लाल हो जाता है ना,
इसलिए याद कर लो कि लाला ग्रंथि उसी वही ग्रंथि के कारण से लाल हो जाता होगा, ऐसा मान लो। इसलिए याद रट लो कि लाला ग्रंथि कहाँ पाया जाएगा? मुख में। मुख में पाया जाएगा। जो लाला रस यानी कि लाल रस लार को स्त्रावित करती है। देखो किस तरह के रस को स्त्रावित करते हैं ये लाला रस, यह लाला नामक रस को स्त्रावित करता है, मतलब कि लार को निकालता है। किसको निकालता है? लाला रस हम कहते हैं लार को। लार को स्त्रावित करता है। कौन सी ग्रंथि? तो लाला ग्रंथि, मतलब लार है, नाम से ही स्पष्ट है, लार तो लाला ग्रंथि। लार जो निकलेगा कहाँ से? तो लाला ग्रंथि से निकलेगा। अब आगे चलेंगे हम लोग। लाला रस चावल के मंड को शकरा में बदल देते हैं। और ये लाला रस क्या करता है? तो चावल के मंड को यानी कि स्टार्च को शक्कर में बदल देता है। शकरा में। किसे बदलता है? शकरा में। लाला रस चावल के मंड को किसे बदल देता है? शकरा में बदलता है। लाला रस जो होता है वो चावल के मंड को शकरा में बदल देता है। अब अगला है, जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ क्या है? एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार पर। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है, सही बात है। जीभ में हड्डी नजर आता है? केवल मांस ही नजर आता है ना, इसलिए इसको हम लोग मांसल पेशीय अंग कहेंगे। क्या कहेंगे? मांसल पेशीय अंग कहेंगे। यह एक मांसल पेशीय अंग है जो पीछे की ओर मुख जो करा कि जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। जो पीछे की ओर मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी होती है। कहने का मतलब जीभ जो है वह एक मांसल भाग है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। दूसरा जरा गौर करके देखो अपने जीभ को, यह पीछे की ओर ही न मतलब फंसा हुआ है, जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से जुड़ा हुआ? तो मुख गुहिका से। कहाँ से? मुख गुहिका से अधर तल से जुड़ी हुई है। इसके बाद है, हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। तो जीभ जो है वो कैसा अंग है ये बता दिए। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं, सही बात है। जरा गौर करके देखो, अगर जीभ नहीं हो या किसी बच्चे को क्या होता है कि तुतला लग जाता है, मतलब जीभ का कांटेक्ट जो है ना किसी अन्य अंगों से जब हो जाता है, फंसा रहता है, तो वह बच्चा स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है। इसलिए याद रखना कि हम बोलने के लिए किस अंग का प्रयोग करते हैं? जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अलावा यह भोजन में लार को मिलाने का भी काम करते हैं, सही बात है। गौर करके देखो, जब भोजन करते हो तो जीभ क्या करता है? एक तरह से हाँ, उसी तरह से जैसे कि हम लोग किसी मतलब खाना, मतलब जब कोई खाना बनाते रहते हैं किसी बर्तन में, तो उसको हम जिस तरह से लारने का काम करते हैं, उसे मिलाने का काम करते हैं, उसी तरह से जीभ है ना लार को मिलाने का काम करते हैं। यह भोजन में लार को मिलाने का काम करते हैं तथा निगलने में भी वह सहायता करता है, मतलब पीछे की ओर ठेलने का काम करता है। जीभ द्वारा ही हमें स्वाद का भी पता चलता है, सही बात है। जीभ से ही हमें स्वाद का भी पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं। जीभ पर क्या होता है? तो स्वाद कलिकाएं। अगर ये स्वाद कलिकाएं नहीं हो तो हम मुझे किसी भी पदार्थों का स्वाद नहीं पता चल पाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है। मतलब हमारे दांतों का प्रथम सेट जो होता है वो किस काल में निकलता है? कहने का मतलब यहाँ ये है कि मनुष्य के जीवन काल में दो तरह के दांत आते हैं। एक होते हैं अस्थाई और एक होते हैं अस्थाई, है ना। एक टेम्परेरी होते हैं और एक परमानेंटली होते हैं। तो पहला जो दांत का सेट निकलता है वो निकलता है 0 से लेकर के, यानी कि जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, यानी कि शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था का काल यही होता है ना। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे दांत जो निकलते हैं बच्चे को हमारे जीवन काल में, तो वह प्रथम सेट जो निकलता है वो कब निकलता है? तो शैशव काल में निकलता है, यानी कि 0 से लेकर के 6 वर्ष के बीच में होता है वो दांत। ठीक है, उसको हम लोग कौन सा दांत कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक सभी दांत गिर भी जाते हैं, यानी कि वह 5 वर्ष तक निकलते हैं
और 8 वर्ष तक वह दांत गिर जाते हैं, जो अस्थायी दांत कहलाते हैं। इन्हें हम दूध का दांत भी कहते हैं। ये जो अस्थायी दांत होता है, अस्थायी, उसको हम लोग दूध का दांत भी कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, तब उन्हें हम लोग परमानेंटली दांत कहते हैं, यानी कि अस्थायी दांत कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है कि कार्य के अनुसार दांत जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ कि 4 तरह के दांत पाए जाते हैं हमारे मुंह में, और वह चारों दांतों का काम भी अलग अलग होता है। इसलिए बता रहा है कि कार्य के आधार पर दांत के जो प्रकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला है कृंतक, दूसरा है रदनक, तीसरा है अग्र चवर्णक, और चौथा है चवर्णक। तो याद कर लो, कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। क्या सब है? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। ये दांत के 4 प्रकार हैं। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे, तो कृंतक के बारे में समझेंगे। कृंतक क्या करता है? कृंतक दांत ये भोजन को काटने का काम करते हैं। सीधी सी बात है, जरा सोच के देखो, जब भोजन ग्रहण करते हो तो रोटी का टुकड़ा बड़ा बड़ा खाते हो, लेकिन हम जब खाते हैं तो क्या उतना ही बड़ा टुकड़ा अंदर चला जाता है? नहीं जाता है। तो यानी कि रोटी को काटने का काम कौन करता है? कृंतक करता है। कौ से कृंतक है, कौ से काटने वाला काम करता है। दूसरा है रदनक। रदनक क्या करता है? तो देखो, रदनक क्या करता है, तो रदनक में दो लगा हुआ है। दो से याद कर लेना कि भेदक, भेदक में दो लगा हुआ है ना, दो नक है ना, तो भेद दो का भेदक है। से याद कर लेना कि रदनक का काम क्या है? भेद करना। देखो, भेदक कर मत, भेद मतलब होता है तुमको, मतलब कि भेद नहीं कहते हो कि जैसे कि संज्ञा के 5 भेद है, या उसी को हम लोग बोलते हैं कि संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। तो वही भेदना मतलब क्या होता है कि उसको तोड़ना। भोजना मतलब उसको, उसका मतलब क्या होता है? तोड़ने का काम करते हैं, मतलब टुकड़ों में बांटता है ये। ठीक है। रदनक जो है भोजन को क्या करता है? देख लो यहाँ पर, फाड़ता है तथा चीरने का काम करता है। फिर तीसरा नंबर जो है अग्र चवर्णक है, जिसे हम लोग प्री मोलर कहते हैं। ये अग्र चवर्णक भोजन को चबाने का काम करते हैं, और चवर्णक जो है वह भोजन को चबाने तथा पीसने का काम करते हैं। चवर्णक क्या करते हैं? चवर्णक जो है चौ से चवर्णक है, चौ से चबाने का काम होगा और साथ में पीसने का भी काम होगा। ठीक है, लगभग चबाना और पीसना बराबर है, इसलिए याद रख लें हम लोग कि चवर्णक का काम क्या है? चबाना और पीसना। और अग्र चवर्णक का काम केवल है भोजन को चबाना। अग्र चवर्णक का काम है केवल चबाना, जबकि चवर्णक का काम है तुमको चबाना और पीसना दोनों। रदनक का काम क्या है? देखो, रदनक में दो लगा हुआ है, केवल भेदना, भेदना। रदनक में दो लगा हुआ है, ट्रिक बता दिए थे कि रदनक का काम है ये भोजन को भेदन करना। ठीक है। और कृंतक का क्या काम है? कौन कृंतक है, कौन काटना है, इसलिए कृंतक का काम है काटना, रदनक का काम है भेदना। और रदनक में एक और बात था कि भेदने को ही हम लोग फाड़ना या चीरना भी कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक का काम क्या था? भोजन को चबाना और चबाना, और चवर्णक का काम है चबाना और पीसना। तो ये था मुख से संबंधित जो अंग था उसके बारे में। अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भोजन नली अर्थात ग्रशिका के बारे में, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फूड पाइप, मतलब भोजन नली। ठीक है, पाइप मतलब नली। तो इसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है ग्रशिका गले के बारे में। ग्रशिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रशिका जो जाती है, ग्रास नली जिसको हम लोग कहते हैं, वो गला से और वक्ष यानी कि चेस्ट से होते हुए गुजरती है। ठीक है, जरा सोच के देखो, ये ग्रास नली है, ये चेस्ट छाती ये है ना, और इसी से होकर के गुजरती है, और गले से, ये गला हो गया ना, गले से गुजरती हुई और छाती से गुजरता हुआ नीचे जाता है। ग्रशिका की भित्ति से संकुचन से, संकुचन मतलब क्या होता है? नहीं, संकुचन का मतलब होता है संकीर्ण रास्ता, छोटा रास्ता है ना, तो ये कह रहा है कि संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है, मतलब थोड़ा दिक्कत से, है ना। संकुचन का मतलब थोड़ा दिक्कत से, मतलब छोटे जगह में अगर हम लोग जाने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? थोड़ा दिक्कत से वही है कि संकुचन से, है ना, भोजन मतलब दबता हुआ नीचे की ओर सरकता है।
वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती है, मतलब आहार नाल जो होता है वह खूब फैली हुई नहीं होती है, वो संकीर्णता रहती है, मतलब छोटी सी जगह होती है और यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती है। इसके बाद है कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता। कभी कभी हमारा आमाशय क्या करता है, जो हम भोजन करते हैं अगर कभी तेल पक खा लेते हम लोग कहते हैं कि तेल पक खा लिए ना इसलिए हमको पेट खराब हो गया, पेट हमको फूल गया, अफर गया, ये हम लोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वह आमाशय को स्वीकार नहीं होता है, आमाशय के लिए वह अच्छा भोजन नहीं होता है। फलस्वरूप क्या होता है, तो वोमिटिंग होता है, मतलब कि उल्टी होता है और उसके द्वारा वह भोजन बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं। भोजन के कण कभी कभी क्या होता है, जब सरक जाता है तो हम देखोगे कि नाक की ओर निकल जाता है, तो ये कि भोजन के कण जो है वो श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हम घुटन का अनुभव करते हैं। बिल्कुल घुटन का अनुभव करते हैं, मतलब क्या होता है, मतलब कि दम घुटने लगता है, मतलब घुटन का अनुभव करने लगते हैं, हम लोग बेचैन हो जाते हैं, है ना। और उसी समय क्या आती है, तो हिचकी आती है या खांसी उठ जाती है ना, सरकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ना कि सरक गया है, नहीं बोलते हैं हम लोग, तो वही बात है। तो ये था ग्रशिका के बारे में, और ग्रशिका के बारे में हम दो चार बातें जाने। पहला कि भोजन जो जाता है सरकता है वो किस किस के द्वारा, तो गले के द्वारा और वक्ष के द्वारा। पहला क्या था, गला और वक्ष। गले के द्वारा, और दूसरा क्या था, तो वक्ष के द्वारा था। इसके बाद हम लोग देखें कि ग्रशिका की भित्ति के माध्यम से भोजन जो जाती है वो कैसे जाती है, पूरे फ्री जाती है या संकुचित दबे हुए जाती है, संकुचित मतलब दबते हुए वो जाते हैं, ठीक है। और वास्तव में संपूर्ण आहार जो है वो आहार नाल जो होता है वो संकुचित होता है, मतलब कोई फ्री जगह नहीं होता उसका, ठीक है ना। क्या होता है कि पूरे फ्री जगह नहीं होता है, आहार नाल में छोटी सी नली होती है, भोजन को नीचे की ओर धकेलती है वो। इसका अर्थ है कि कभी कभी हमारा आमाशय जो है भोजन को स्वीकार नहीं करता और जिसके कारण से क्या होता है, उल्टी आने लगती है, यानी कि वोमिटिंग होने लगती है। फिर भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश करते हैं और उससे हमें घुटन महसूस होती है और उसी समय हमें हिचकी उड़ जाती है या फिर खांसी होने लगती है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आमाशय के बारे में, अर्थात स्टोमक के बारे में।